एक मिनट। अभी तक हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुई थी वो कैसे हुई थी, और हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस प्रकार से अंत हुआ उसका। ठीक है, इसके बाद कौन सी सभ्यता, हमने उसमें देखा था कि शायद हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो अंत हुआ था उसका एक कारण था क्या, आर्यों का आक्रमण। आर्य कौन थे, जो वैदिक काल में जिनको बोला जाता था आर्य। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, अब वैदिक काल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम उनके पुरातात्विक विचारों के बारे में जानते हैं। इसमें कुछ विचार ऐसे हैं जो विकासवादी हैं, और कुछ विचार हैं विस्तारवादी। विकासवादी क्या कहते हैं, ये सिद्धांत क्या करते हैं, समर्थक आर्यों को भारत का मूल निवासी मानते हैं। ये विकासवादी पुरातात्विक लोग जो हैं, ठीक है, जो हिस्ट्री की खोज करते हैं, ये लोग बोलते हैं, इनका मत विका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने के बाद ऋग्वैदिक काल का प्रारंभ होने से पहले का काल, प्रारंभ होने से पहले का काल जो है वो वैदिक काल का था। और ये जो आर्य लोग थे ये भारत के मूल निवासी थे। किसने कहा ये, विकासवादी लोगों ने, विकासवादी पुरातत्विदों ने। ठीक है, और विस्तारवादी, किंतु इन्होंने क्या बोला कि किंतु इसी दौरान एक नई सभ्यता ने जन्म लिया, किंतु जिसका विवरण हमें वैदिक काल के रूप में मिलता है। इस सिद्धांत के प्रमुख स्थल कौन है, एल डी कल्लर, अविनाश चंद्र, संपूर्णानंद और गंगानाथ झा, और एवं कौन, राजतली पांडे। ये सब लोग क्या है, ये कहते हैं कि आर्य जो थे, क्या आर्य जो थे यही के मूल निवासी थे। ठीक है, और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों को आर्यों का मूल स्थान भी बताया। जैसे कौन कौन से क्षेत्रों को मूल स्थान बताया, पहला क्षेत्र आपका कश्मीर। कश्मीर को आर्यों का मूल स्थान किसने बताया, एल डी कल्लर ने बताया। ठीक है, कश्मीर को मूल स्थान किसने बताया, एल डी कल्लर ने बताया। सप्त संधेव को किसने बताया इसका मूल स्थान, अविनाश चंद्र जी ने बताया। और संपूर्णानंद ने बताया कि आर्यों का जो सप्त संधेव है वो क्षेत्र इनका मूल था, यानी कि यहीं के रहने वाले थे। ब्राह्मणशी प्रदेश को आर्यों का मूल निवास किसने बताया, गंगानाथ जी ने। ठीक है, गंगानाथ झा। गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र को बोला जाता है ब्राह्मणेशी प्रदेश। ठीक है, मध्य देश, जो मध्य भारत है वहां का मूल निवासी किसने बताया, राजवली पांडे ने। इन्होंने बताया हिमालय विंध्याचल पर्वत के मध्य से क्या है, आर्यों का जन्म हुआ है, आर्य जन्मे हैं। ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने जाना कि ये लोग क्या बता रहे हैं, आर्यों के बारे में बता रहे हैं। अब इनका मानना है कि विश्व में किसी भी अन्य भाग से आकर आर्यों ने भारत में नवीन सभ्यता का विकास किया। अभी जो विकासवादी लोग थे वो कहते थे भारत के अंदर ही रहने वाले लोग थे आर्य, भारत के अंदर से ही जन्म हुई वैदिक सभ्यता का। और इनका मानना था कि जो ये विसरणवादी थे ये कहते थे कि भारत के अंदर नहीं हुए। ठीक है, ये कहते थे कि भारत के अंदर ना होके ये अन्य किसी देश से आए हैं, भारत में आके इन्होंने बसावत कर ली है अपनी। वस्तुतः ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर आर्यों के मूल स्थान के संदर्भ में विसरणवादी सिद्धांतों को अधिक सही और प्रमाणिक माना जाता है। तो ज्यादातर दो विचारधारा आ गई, एक विसरणवादी, एक विकासवादी। विकासवादी कहते हैं भारत के ही राष्ट्र के नागरिक थे कौन, यानी कि भारतीय रहने वाले लोग थे आर्य। विसरणवादी कहते हैं नहीं, आर्य जो थे बाहर से आए। तो ज्यादातर किस पे बल दिया गया, विसरणवादी पे, कि आर्य लोग यहाँ के नहीं थे, आर्य लोग कहाँ से आए, भारत से आए। ठीक है, पामीर के पठार से आए कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं तिब्बत के पठार से आए, कुछ कहते हैं अफगानिस्तान से आए हैं, कुछ कहते हैं रूस से आए हैं। ठीक है, कुछ कहते हैं मध्य एशिया से आए, कुछ कहते हैं हंगरी से, तो कोई कहता है जर्मनी से आए। ठीक है, यानी कि यूरोप साइड से। अब हमें पता कैसा चला, स्रोत क्या है इसको जानने का, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। हमारे पास दो स्रोत है। पूरा वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, अर्थात वैदिक काल माना जाता है। गौर करो इस पर। पूरा वैदिक काल, वैदिक सभ्यता जो है यहाँ से मानी जाती है। वैदिक काल 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और 600 ईसा पूर्व से क्या हुआ, फिर शुरुआत हो गई किसकी, जो अलग अलग जाति थी या अलग अलग वंश थे उन लोगों के आधार पे बंटना शुरू हो गया। पर हमारा जो वैदिक काल है, ठीक है, हमारा जो वैदिक काल है ना ये भी दो भागों में बढ़ गया। ये दो भागों में बटा, एक तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर, आप लिख लेना ये भी। ठीक है, हो सकता है मैंने नीचे लिख रखा हो अभी। 1500 से लेकर 1500 टू कितना, 1000 ईसा पूर्व तक। इसको 1500 से लेके 1000 के बीच का जो काल था उसे माना गया ऋग्वैदिक काल, जिसमें ऋग्वेद की भी रचना हुई। ठीक है, और जो 1000 से लेके 600 से तक था, 1000 से लेके 600 तक का था, उसे शाश्वत। हमने
उत्तर वैदिक काल। वेरी गुड, उसे क्या बोला हमने? उत्तर वैदिक काल बोला। उत्तर Then, वैदिक काल। हाँ, तो दो काल हमारे सामने आए ऋग्वेद के, वैदिक काल के अंदर दो काल आए, उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक काल। देखो मैंने लिख भी रखा है नीचे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। बेसिकली हमने जान लिया वैदिक सभ्यता क्या है। ठीक है, वैदिक सभ्यता किस चीज से रिलेट, यानी कि कब कब हमारे यहाँ पर आई है और क्या क्या बारे में इसके जानते हैं। अब हमने देखा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का उद्भव हुआ या विकास हुआ, उसी को क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता बोलते हैं। ये आर्य समाज के रूप में जाना जाता है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ये लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। इसमें दो पुरातात्विक लोगों ने इसका विचार रखा, विसरणवादी, विस्तारवादी। विसरणवादी कहते थे कि ये लोग बाहर से आए। विकासवादी कहते थे नहीं नहीं, ये भारत के ही मूल्यवासी है। वैदिक काल दो भागों में बांटा गया, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल पहला काल, यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का काल है ये। इस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है इस काल में क्या क्या था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की जानकारी 10,000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक होती है। ठीक है, इसकी जो ओके। जानकारी की स्रोत है वो हमारे क्या है? 10,000 से लेकर टाइम पीरियड है इसका 600 ईसा पूर्व। ठीक है, इस काल की जानकारी अन्य वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद से मिलती है। ठीक है, और अलग अलग जो वेद है ना, उससे मिलती है हमें इसकी जानकारी। ठीक है, वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ। आर्यों का शब्द है संस्कृत का मतलब, जिसका मतलब है श्रेष्ठ। मैंने बता दिया था आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। आर्यों का मूल निवास स्थान बताया मैक्स मूलर मध्य एशिया में। दयानंद सरस्वती ने बोला कि इनका शायद जो मूल स्थान था, ये जो जहाँ के थे वो तो तिब्बत, बाल गंगाधर तिलक कहते थे ये उत्तरी ध्रुव के लोग थे। ठीक है, सबने अपना अलग अलग मत दिया आर्यों को लेकर। ठीक है, आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे, और आर्यों की मूल भाषा संस्कृत थी, और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। अब आई समझ? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हाँ। आर्य सभ्यता यहाँ पर आई, और आर्य सभ्यता की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, गांव वाली सभ्यता थी। आर्यों का एक प्रशासनिक भाग था, 5 भागों में बटा हुआ था इनका प्रशासन। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। कुल जो होते, कुल वेद इसके अंदर, ये याद कर लेना। प्रशासनिक भाग जो होते हैं, प्रशासन करने का तरीका बेटा क्या था? 5 भागों में बटा हुआ था। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ठीक है, याद कर लेना। ये कुल ओके। वेद कितने थे? 4 थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद जो था सबसे प्राचीन वेद था। ऋग्वेद में तीसरे मंडल की गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के अंदर गायत्री मंत्र दे रखा है तीसरे मंडल में। ये आ सकता है कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में? ऋग्वेद के स्रोत में प्रार्थनाएं का संचय है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 1580। कितनी है कुल मंत्रों की संख्या? 1580। याद रखना। ऋग्वेद में 118 मंत्र दोहराए गए हैं। जो बार बार दोहराए गए हैं वो कौन कितने मंत्र हैं? 118। मूल मंत्रों की संख्या क्या है? जो इंपॉर्टेंट मंत्र है वो कौन से हैं? 1462। ठीक है, अब यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों की विधि का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। बलियां चढ़ाते हैं ना, तो उसका विधि भी किस तरीके से होगी उसमें यजुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है। और किस तरीके से हमने यज्ञ करना है, किस नियमों का पालन करना पड़ेगा यज्ञ करने के लिए, ये भी यजुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है। सामवेद क्या कहता है? सामवेद, साम शब्द का अर्थ है गान। इसमें भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। क्वेश्चन आता है कि भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है? आप बताएंगे सामवेद को। साम मतलब क्या होता है? गीत ना, संगीत में यानी कि। ठीक है, तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। इसमें संगीत वगैरह के बारे में है। अर्थावेद में अर्थावेद में ऋषि द्वारा रचित है क्या? अर्थावेद में अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। कितने? कुल 731 मंत्र है तथा लगभग 6000 पद हैं। ठीक है, 731 मंत्र और 6000 पद। और अर्थावेद जो है चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है। जितने भी जादू टोने वगैरह होते हैं ना, वो सब किसमें लिखे हुए हैं? आपके अर्थावेद के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, इजी है इतना तो। खैर कितने वेद है और किन किन टाइप के वेद है, इनमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक मिनट। डन। अर्थावेद में अथर्व के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ऋषि द्वारा रचित है। ये इसमें कुल 731 मंत्र है और 6000 पद है। ठीक है, इसमें चिकित्सा, तंत्र मंत्र के बारे में लिखा हुआ है बेसिकली। डन। देन कितने वेद हैं? थोड़ा सा याद कर लो इसको। वेद कितने हैं? 4। पुराण कितने हैं? 18। उपनिषद कितने? 108। और वेदांत कितने हैं? 6। ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दैट्स वाई आपको इसे पढ़ लेना भैया, इसे याद कर लेना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस भी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं।
ठीक है, इसको आपने पढ़ना है। डन। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहने का मतलब ये है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि आप गुरु के समीप बैठकर उनसे ज्ञान ले रहे हैं, उनसे जो चीजें हैं उसको कलेक्ट कर रहे हैं, और जो चीज आपने कलेक्ट की है गुरु से, जैसे कि मान लो आपने अपने गुरु से कुछ भी सीखा, लाइक गणित सीखी बैठकर, कुछ भी सीखा, तो वो आपने लिख दिया या फिर आपने अपने थ्रू वो किसी और तक पहुंचाया, तो क्या कहलाएगा? ये उपनिषद कहलाएगा। ठीक है, बते अब हमारे पास 108 उपनिषद है। ठीक है, 108 उपनिषद में जो मुंडक उपनिषद है ना, उसके अंदर से सत्यमेव जयते लिया गया है। क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, क्या क्वेश्चन आता है कि सत्यमेव जयते जो है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, तो आप बताओगे कौन से उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। ठीक है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। बस आपने ये बताना है। ठीक है, डन। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में सामाजिक स्थिति क्या थी? देखो, ऋग्वेद जब काल चल रहा था, पहला काल हमारा ऋग्वेद था, है ना? 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेदिक काल चला। इसके अंदर सामाजिक स्थिति, हमारा समाज 4 भागों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यानी कि इन्होंने बोला था मनु के सर से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, और यहाँ से लाइक कंधों से क्षत्रिय की, और जो उसके भुजाएं हैं वहां से वैश्य की, एंड जो पैर है वहां से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। कहाँ पे लिखा हुआ है? ऋग्वैदिक काल में ऐसा माना गया है। ठीक है, ऐसा वहां पे सामाजिक स्थिति थी। ये भी हमें अलग वेदों में मिलता है। ठीक है, कि उन्होंने क्या बोला? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बारे में 4 कैटेगरी में समाज को बांट दिया, हिंदू समाज को बांट दिया गया। ठीक है, ब्राह्मणों का काम था यज्ञ करना और ज्ञान अर्जित करना, और क्षत्रियों का काम था लड़ाई लड़ना, युद्ध करना, सैनिक कमांडर बनना। वैश्यों का काम था क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों की सेवा करना, और शूद्रों का काम था वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण तीनों की सेवा करना। ठीक है, ये स्थिति जन्म के आधार पर नहीं बांटी, व्यवसाय के आधार पर बांटी गई थी एक्चुअल में, और फिर लोगों ने आगे चल के इसे जाति व्यवस्था बना दिया। ठीक है, तो वैदिक काल के देवता कौन कौन से थे? इंद्र देवता को यहाँ पे मानते थे। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता होते थे इंद्र देवता। युद्ध और वर्षा का देवता माने जाते थे। ठीक है, इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। ठीक है, ये किसके देवता थे? युद्ध के भी थे और वर्षा के भी देवता थे। ठीक है, इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। अग्नि देवता को ही मानते थे ये लोग। ठीक है, ये लोग अग्नि देवता को ही मानते थे। अग्नि देवता यानी कि आग के देवता। ठीक है, आग की पूजा करते थे। ठीक है, और अग्नि के बाद आते हैं वरुण, वायु के देवता। वरुण यानी कि वायु के देवता। सोम भी थे आपके, एक मिनट, हाँ, सोम जंगल के देवता होते थे। ठीक है, और मारुत तूफान के देवता होते थे, और रुद्र ये क्रोध वाले देवता होते थे, रुद्र। ठीक है, सबसे क्रोध वाले देवता कौन थे इनके? रुद्र। तो बेसिकली हमने 6 देवताओं के बारे में पढ़ा जिनकी पूजा करते थे लोग। इंद्र देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, सोम देवता, मरुत देवता और रुद्र देवता। इनकी ये इन देवताओं की पूजा करते थे आर्य समाज के लोग। ठीक है, इन देवताओं को पूछते थे वैदिक काल की नदियां कौन सी थी? देखो, प्राचीन नाम इनका था, वैदिक काल की जो नदियां थी उस टाइम पे इन नदियों का नाम था शतुद्री, जो आज के टाइम पे उसका नाम है सतलुज। ठीक है, आक्सिनी, ठीक है, आस्किनी जिसका नाम आज के टाइम पे चिनाब, विपाशा जिसका नाम आज के टाइम पे व्यास है, कुभा जिसका नाम काबुल है। ठीक है, तो ये नदियां पहले टाइम पे अलग नाम की थी और अब टाइम पे अलग नाम की थी। रिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज नोट डाउन इट। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि इस नदी को वैदिक काल में क्या कहा जाता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और सदानीरा नदी जो थी आज के टाइम पर गंडक है। ठीक है, सुवस्तु स्वात नदी, पुरुषड़ी रावी नदी, विस्तता झेलम नदी। ठीक है, और सरस्वती घग्गर नदी, क्रमुक कुरम नदी। पूछूंगी मैं इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछूंगी। वैदिक काल के 6 दर्शन। ठीक है, वैदिक काल के 6 दर्शन देखते हैं। वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा। भारत का षड षड दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें वैदिक काल का दर्शन सुनने के लिए मिलता है। ठीक है, पहला, ठीक है, पहला दर्शन संख्या दर्शन है, जो कि कपिल द्वारा देखा गया। ठीक है, न्याय दर्शन
जो मतलब एक पुस्तक, ठीक है, गौतम के द्वारा देखा गया। योग दर्शन पतंजलि के अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। वैश्विक दर्शन यानी कि संख्या दर्शन, कि ये लोग किस तरीके की संख्यात्मक प्रणाली अपनाते थे, किस प्रकार की न्याय प्रणाली अपनाते थे, इनके लिए अलग अलग पुस्तकें लिखी हुई थी। वैश्विक दर्शन इनका कणाद के अंदर लिखा हुआ था। उत्तर मीमांसा दर्शन जो था बादरायण के अंदर लिखा हुआ था। पूर्वी मीमांसा जो था जैमिनी के अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। याद कर लो, आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। आर्यों के समाज पितृ प्रधान था, यानी कि पितृ प्रधान, यानी कि जहाँ पे पुरुष क्या रहता है, सदस्य अपने परिवार का सबसे श्रेष्ठ सदस्य होता है, या बोले तो जैसे पापा की चलती है ना जहाँ पर, और जहाँ पर पुरुष के बाद उसके बेटे को उसकी संपत्ति का अधिकार दिया जाता है। गाय को अन्यथा कहा, गाय को अधन्या कहा जाता था, कभी ना मरने योग्य, ठीक है, कभी ना मरने वाले के योग्य अधन्य कहा जाता था गाय को इस काल के अंदर। आर्यों का प्रिय प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा था। सर्व प्रिय देवता इंद्र थे, सबसे ज्यादा प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा थी, ठीक है। और ऋग्वेद में सरस्वती नदी महत्वपूर्ण मानी जाती है, पवित्र भी मानी जाती है सरस्वती नदी को, इसमें ऋग्वेद के अंदर महत्वपूर्ण और पवित्र मानते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार आया है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लिखो तो अंडरलाइन करके लिखना है कि गंगा का जिक्र कितनी बार? एक बार आया है ऋग्वेद में, और यमुना का जिक्र 3 बार आया है, तथा सिंधु नदी का वर्णन ओ, सर्वाधिक बार हुआ है। सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी का वर्णन हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद जो है आपका सबसे प्राचीनतम वेद है, ये सबसे पुराना वेद है। संकलनकर्ताओं यानी कि महर्षि कृष्ण देवयापन अथवा वेद व्यास ने इसको लिखा, ठीक है। विषय वस्तु रखी देवताओं की स्तुति और प्रार्थनाएं, उसके हिसाब से लिखा, ठीक है। भाग इसके अंदर शकल भाग यानी कि 1017 सूतक है इसमें। वाला की सूतक कितने हैं? 11 सूतक है। वार्षकाल के 56 सूतक है, ठीक है। कितने मंडल है इसमें? 10 है। अष्टक कितने हैं? 8 है। सूतक 1028 है। मंत्र कितने? मंत्र कितना है? 1580। अब आप सोच रहे होंगे ये है क्या? देखो मैंने यहाँ पे ना एक इमेज बनाई है, आप गौर फरमाए इस पर कि मैंने एक इमेज बनाई है यहाँ पर, ठीक है। देखो ये इमेज दिख रही हम्म, है आपको, इसके अंदर आपको हाँ। देखिए, इसके अंदर मैंने समझा रखा है, जैसे कि ये पूरा क्या है, ये पूरा लाइक ऋग्वेद है। सबसे छोटी इकाई को क्या बोलेंगे? हम मंत्र बोलेंगे, सबसे छोटी इकाई को, ठीक है। मंत्र जिस पैराग्राफ के अंदर है उसको हम बोलते हैं सूतक, ठीक है। ये सूतक जिस पैराग्राफ के अंदर है इसे बोलेंगे अष्टक। अष्टक जिस पैराग्राफ के अंदर है इसे बोलेंगे मंडल। और इन सबको मिलाकर बनता है आपका ऋग्वेद। समझ में आई? यानी कि एक ऋग्वेद का लाइक चैप्टर, उसे हम मंडल बोलेंगे। लाइक चैप्टर होता है ना, आपके स्कूल की बुक्स में भी चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा? ऋग्वेद होगा। और जो चैप्टर के अंदर अलग अलग वो होते हैं ना, लाइक पॉइंट्स हो गए या पेज नंबर हो गए, उसे आप बोलेंगे अष्टक, ठीक है। अष्टक बोलेंगे आप उसे, ठीक है। और उसके बाद जो आपका अष्टक के अंदर लाइक पॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सूतक, उस पॉइंट्स में जो मेन वर्ड होते हैं वो मंत्र, लाइक दिस। इस तरीके से आपका ऋग्वेद देखा जाता है। सूतक का दी तो दी एक बार दोबारा बताओगे यही? देखो, ये आपका ऋग्वेद है, मान लो ये रहा, ठीक है, ये आपका ऋग्वेद है। ये पूरा बुक ओके। लग रही है ना, ये हमारा ऋग्वेद है, ठीक है। हम्म। ऋग्वेद में क्या है? सबसे पहले एक बुक खोली आपने, लेसन नंबर 1 आया, लाइक लेसन नंबर, हम्म। तो वो हमारा लेसन नंबर 1 नहीं बोलेंगे हम उसे, हम बोलेंगे उसे क्या? हम बोलेंगे मंडल। ऋग्वेद के अंदर उस लेसन नंबर 1 को बोलेंगे एक मंडल, 2 मंडल, 3 मंडल, समझ गए? उस मंडल में हम घुसे ओके। अंदर, हमने देखे पैराग्राफ्स, ठीक है। उसे हम बोलेंगे, उसमें होते हैं ना, आप बुक में देखते हो ये वाला पैराग्राफ अच्छा, दूसरा वाला अच्छा है, हाँ। उसे बोलेंगे अष्टक। क्या बोलेंगे? अष्टक। और उसके अंदर सूतक पाए जाते हैं। अष्टक के अंदर सूतक, लाइक पैराग्राफ के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आप हाईलाइटिंग करते हो ना, वो कुछ चीजें ऐसी जो हम्म। सूतक होती है, लाइक जिनसे पैराग्राफ मिलकर बना है वो, और जिनसे सूतक मिलकर बना है वो मंत्र क्या कहलाते हैं? मंत्र, मतलब वो जो वर्डिंग होती है वो मंत्र कहलाती है, ठीक है। सु तक जो है, सु उतक अर्थात अच्छा विचार एक स्मृत से, स्मृत 3 से लेके 300 मंत्रों से मिलकर बना होता है। जो एक सूतक है वो कितने मंत्रों से मिलकर बना होता है? 3 से लेके 300 मंत्रों से मिलकर 300। बन सकता है एक सूतक, ठीक है।
यानी कि ओके। मंत्रों का कलेक्शन सूतक, सूतकों का कलेक्शन अष्ट, अष्ट का कलेक्शन मंडल, मंडल एक चैप्टर कंप्लीट, और मंडलों का कलेक्शन पूरा ऋग्वेद। ठीक है। ओके। हाँ, ऋग्वेद के कौन से मंडल में वो दे रखा है, गायत्री मंत्र और सत्यमेव जयते? अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था, मुझे बताना जरा इसका आंसर आप। और सत्यमेव जयते किसमें दे रखा है? मुंडक उपनिषद, सत्य में विजय थे। मुंडक उपनिषद के अंदर। ठीक है। हम्म। दूसरे मंडल से लेके सातवें मंडल तक ऋग्वेद के सबसे प्राचीन है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे ज्यादा प्राचीन है, बहुत ज्यादा प्राचीन ग्रंथ यही है एक तरीके से। इन मंडलों को प्राचीनतम मंडल अथवा प्राचीनतम मंडल और क्या कहा जाता है इनको? वंश मंडल भी कहा जाता है, गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। बाकी मंडलों के बाद में भी जोड़ा जाता है, और ऋग्वेद का चौथा मंडल है ये, जिसमें कृषि समर्पित है। ठीक है, इसमें कृषि वगैरह के बारे में भी उल्लेख मिलता है। चौथे मंडल में तीन राजा, उनके मंत्रों का भी उल्लेख है। कौन कौन से? अजमीर, परमीर, त्रासद्यू, ये याद रख लेना। चौथे मंडल में किन तीन राजाओं का जिक्र है, मंत्रों में उल्लेख कर रखा है? कौन कौन से? अजमीर और परमीर और त्रस त्रसदस्यु। ठीक है। सातवां मंडल मंडल में शिक्षा से संबंधित है। अब दश राज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे सिलेबस के हिसाब से। सातवें मंडल में ऋग्वेद के दशराज युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन मिलता है। सातवें मंडल में उल्लेख है कि दशराज युद्ध दो वर्गों के बीच में हुआ था। एक वर्ग था तृतसु और दूसरा वर्ग था भरतवंश का आर्य राजा सूरदास था। ठीक है, एक वर्ग में तृतसु था, एक में सूरदास था, जबकि दूसरा वंश कुल 10 राजाओं का था, और जिसमें 5 गैर आर्य राजा भी थे। ठीक है, जिसमें 5 गैर आर्य राजा भी थे। अब नौवां मंडल रोम देव का समर्पित था, इसलिए 10वां मंडल ऋग्वेद का सबसे नवीनतम मंडल है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, नदी सूक्त तथा विवाह सूक्त का वर्णन करता है, और भारतीय इतिहास में पहली बार वर्ण शब्द का प्रयोग पुरुष सूक्त में किया गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 10 राजयुग का वर्णन किया गया, जिसके कारण हमने देखा कि यहाँ का समाज किस प्रकार से अलग था। ठीक है। अब कुछ वर्ड्स है जिनका मतलब आ सकता है कि श्रुति साहित्य क्या होता है, कि सुनकर, मैंने उस दिन कल भी बताया था आपको, सुनकर चीजों को आगे बढ़ाना। वैदिक काल में ज्ञान की को पीढ़ी को सुनकर आगे बढ़ाया जाता था, इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वेदों को एकदम से नहीं लिखा गया, सुनते 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 लिखा गया है। ठीक है। और अपौरुषे ईश्वर द्वारा रचना, यानी कि अपौरुषे किसे कहते थे? वैदिक साहित्य की रचना अपौरुषे भी कहा जाता है, कहते हैं अपौरुषे भी है। वैदिक वेद जो है प्राकृतिक भी एक तरीके से हो सकता है, ईश्वर ने इसकी रचना करी हो, क्योंकि माना जाता है कि वेदों की रचना ईश्वर द्वारा की गई है। ईश्वर ने ऋषियों को ज्ञान दिया, और ऋषियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्ञान को आगे बढ़ाया। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अपौरुषे। ठीक है। नित्य साहित्य अथवा संहिता, भगवान नित्य है जिसका कोई अंत नहीं हो, इसलिए ईश्वरीय ज्ञान का कोई अंत नहीं है, इसलिए वैदिक साहित्य को नित्य साहित्य भी कहते हैं। चूंकि वेदों का संकलन किया गया है, इसीलिए वैदिक साहित्य भी इसको कहा जाता है। नित्य साहित्य क्यों कहा जाता है वैदिक साहित्य को? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें इसका कोई अंत नहीं है। नित्य मतलब होता है कि कोई अंत ना हो। ठीक है, ये तो ईश्वरीय है, ईश्वरीय ज्ञान यानी कि ईश्वर द्वारा आया हुआ ज्ञान है, तो उसका तो कोई अंत नहीं होगा, इसलिए ये नित्य है ना। और इसीलिए इसको वैदिक को क्या कहा जाता है? नित्य साहित्य भी कहा जाता है। पुरातात्विक स्रोत यानी कि वैदिक साहित्य के बारे में जानकारी के अभिलेखित स्रोत, एशिया के माइनर अथवा भोजगोई का अभिलेख, काशी अभिलेख प्रमुख है। यानी कि दो अभिलेख जो है वो हमें बताते हैं, पुरातात्विक स्रोत है हमारे वेदों को लेकर। कौन कौन सा है? एशिया का माइनर और भोजगोई, दो अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया का माइनर और भोजगोई अभिलेख जो होता है, ये तुर्की में मिले थे हमें। इस अभिलेख के अनुसार लगभग 1400 ईसा पूर्व तुर्की में हिन्नी में मितनी नामक दो कबीले थे, जिसमें हित्ती जो है ना, हित्ती कबीला वो सुब्दी लिम्मा, जबकि मितनी कबीला जो था वो मतियुल था। ठीक है, अलग अलग थे, दो कबीले थे जो कि वेदों को पढ़ते थे। ईरान का कस्सी अभिलेख क्या था? ईरान में जो कस्सी अभिलेख मिला, उससे हमें पता चला कि जो लगभग 1600 ईसा पूर्व पुराना था,
इससे पता चला अभिलेख के उल्लेखित है और ईरान में कुछ आर्य भारत की ओर आए और इससे भी स्पष्ट होता है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं होकर मूलतः मध्य एशिया से आए हैं। यानी कि ईरान में जो कस्सी अभिलेख मिला, इस कस्सी अभिलेख के अंदर लिखा हुआ था कि ईरान से कुछ लोग आर्य जो है वो भारत की ओर आए। ईरान से आए ये आर्य लोग, ठीक है? यानी कि आर्य लोग भारत के निवासी नहीं थे। वेदित्री किसे कहा जाता है? यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद की संयुक्त रूप की जो होती है, संयुक्त रूप मतलब इन सब वेदों को जो मिला देते हैं, उसे बोलते हैं वेदित्री, ठीक है? क्योंकि इन 3 वेदों से विषय वस्तु लगभग एक प्रकार की है, जैसे यज्ञ करना, धार्मिक कर्म कांड, देवताओं की प्रार्थना करना, संगीत करना, गायन करना, ये सब एक जैसी प्रकृति है, इसलिए इन सबको मिला देते हैं, तो क्या बन जाती है? वेदित्री। जबकि अर्थावेद जो है वो अलग है, वो जादू टोना, औषधि, तंत्र मंत्र बचाने के उपाय में लगी रहती है। ठीक है? इसके अलावा अर्थावेद को मूलतः लेकिन वेद अर्थात सामान्य व्यक्ति से संबंधित माना जाता है, जबकि वेदित्री जो है वो परलौकिक विषय वस्तु से संबंधित होती है। ठीक है? अथर्ववेद को एक सामान्य व्यक्तित्व से माना जाता है, वेदित्री को क्या माना जाता है? एक परलौकिक माना जाता है कि भाई इसे तो ईश्वर ने ही उतारी है। देखिए वेदों को आम लोग तक सरल भाषा में पहुँचाने के लिए गद्य और लिखित ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते थे। अच्छा, ब्राह्मण वेदों का अध्ययन होता था, भ्रमण करना कहते हैं ना, भ्रमण कर लो, है ना? अर्थात एक प्रकार के वेदों को सरल एक सुबोध व्याख्या ताकि वह सामान्य की वेदों की बात को समझ जाए, ठीक है? तो वेदों को पढ़ना क्या कहलाता था? भ्रमण कहलाता था। अरणायक किसे कहते हैं? ये वर्ड मीनिंग सुनूँगी मैं, ठीक है? अरणायक किसे बोलते हैं? शिष्यों द्वारा जंगलों में अपने गुरु के पास जाकर सीधे गए ज्ञान का संकलन अरणायक कहलाता है। यानी कि जो शिष्य है, जो स्टूडेंट है, वो जंगलों में जाते थे, अपने गुरु के पास बैठते थे, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करते थे और उनका ज्ञान लेते थे, उसे हम अरणायक कहते हैं। ठीक है? तन पुस्तक भी कहते हैं इसको। अरणायक जो है ग्रंथों में विषय वस्तु दार्शनिक एवं रहस्यमय सिद्धांतों में से एक है। अब आता है उत्तर वैदिक काल, ये तो ऋग्वैदिक काल के अंदर इतनी सारी चीजें पाई गई, वर्ड मीनिंग इतने सारे लोग पाए गए। उत्तर वैदिक काल में ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ही सीधा-सा बेचारा काल था ये। इंद्र की बजाय यहाँ पे जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे, वो कौन से देवता थे? प्रजापति। सर्वाधिक देवता बन गए और वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया। उन्होंने यव, ब्रिमि, माण, युद्ध, गोधूम यानी कि जौ, धान, उड़द, मूंग की फसलों को अलग उगाने के लिए बोला। ठीक है? इनका जो यव यानी कि जौ और धान है ना, सबका वर्णन कहाँ पे मिलता है? यजुर्वेद के अंदर मिलता है। ठीक है? उत्तर वैदिक ग्रंथों से में लोहे के लिए अयस्क और कृष्ण अयस्क शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है? उत्तर वैदिक ग्रंथों के अंदर लोहे जैसा प्रयोग भी किया गया है, अयस्क जैसा प्रयोग भी किया गया है और अंतर्जी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुआ। ये ज़रूर आएगा। अंतर्जी खेड़ा, ठीक है? अंतर्जी खेड़ा पूछा जाएगा सबसे पहली बार लौह उपकरण से संबंधित अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? आप बोलेंगे अंतर्जी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए। देन कंप्लीट योर वैदिक सभ्यता एंड हड़प्पा सभ्यता। डन डन होप समझ में आई होगी। ठीक है? इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हम वंशों के बारे में स्टार्ट कर देंगे। हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी और वैदिक सभ्यता पढ़ी। आपका प्री जो है ना, मतलब प्री कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट ही हो गया है हिस्ट्री। अब जो पढ़ेंगे हम वंश वगैरह वो पढ़ेंगे दूसरे में, ठीक है?